Hello students, today our topic is data visualization. In this lecture we are going to discuss some basic question answer related to data visualization. We already covered a different concept related to data visualization and different practicals related to data visualization. So in this lecture our main focus is to discuss some basic question answer related to data visualization. So data visualization and Python pandas. So let's start. सो स्टूडेंट्स जैसा आप जानते हैं कि अभी आपके यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम में पाइथन पांडास और डेटा विजुलाइजेशन आ रहा है, तो पहले हम इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले पाइथन पांडास के क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उसके बाद डेटा विजुलाइजेशन के। तो दोनों ही टॉपिक कवर हो जाएंगे आज वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा मिलेगा आपको 31 जुलाई को, तो जब तक आपकी यूटी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके होंगे। तो ये इसमें हम सिर्फ वही क्वेश्चन, ऑलरेडी वैसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं इसके काफ़ी, और प्रोग्राम भी हम देख चुके हैं, लेकिन इसमें मेन फोकस है इस पॉइंट पर कि हमको कुछ मेन क्वेश्चन आंसर, इसके कुछ कॉन्सेप्ट को समझने में जो हमारी हेल्प करें, वो क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। बुक में भी आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन आंसर उसी तरह के। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग कोड टू क्रिएट 2 डेटा फ्रेम्स विद सिमिलर वैल्यू, व्हाट विल बी द प्रिंटेड बाय द कोड गिवन बिलो, जस्टिफाई योर आंसर। तो कहा यह गया है कि इसमें 2 कोड्स, डिफरेंट कोड दे रखे हैं। एक्चुअली 2 डेटा फ्रेम क्रिएट किए गए हैं, एक है DF1 के नेम से और दूसरा है DF2 के नेम से। तो कहा यह गया कि दोनों DF1 और DF2 किस तरीके से अलग होंगे या अलग दिखेंगे आपके। तो देखिए इसका हमें जस्टिफिकेशन भी देना है। तो क्वेश्चन जब इस तरीके से पूछा जाए तो पहले तो आप कोड को सही तरीके से रीड कर लीजिए, ठीक है। और दोनों में वैल्यू सेम है, लेकिन फिर भी 2 डिफरेंट डेटा फ्रेम क्रिएट होंगे और डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किए होंगे वो आपका, जब आप इसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे। आप चाहें तो एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं, और आपको आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। इट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है डेटा फ्रेम के रिगार्डिंग। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट पांडास SPD लिखा। उसके बाद देखेंगे द DF1 इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम 1 2 3 एक लिस्ट के एलिमेंट्स हैं, इसको एज अ पैरामीटर वैल्यू पास किया गया है डेटा फ्रेम के अंदर। तो डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर पास किया गया, तो ऑब्वियसली एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा, एक सिंगल डायमेंशनल डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो हमने सेकंड डेटा फ्रेम क्रिएट किया है DF2। इसको देखिए ज़रा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। PD डॉट डेटा फ्रेम, अगेन एलिमेंट तो हमने 1 2 3 पास किए हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। इनसाइड जो एक लिस्ट है ऑनली वो एक सिंगल लिस्ट है, एक से ज़्यादा लिस्ट हो सकती थी। मतलब नेस्टेड लिस्ट में जो इनर लिस्ट है वो सिर्फ एक ही है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर होगा। अब अगर वो एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर होगा तो वो सिर्फ एक रो होगी, ठीक है। तो जहाँ 1 2 3 DF1 में एक कॉलम में रिप्रेजेंट होंगे, वहीं DF2 में वो एक रो की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। इसके बाद देखिए हमने लिखा है प्रिंट DF1, तो DF1 डेटा फ्रेम लिखा हुआ मिलेगा हमें स्क्रीन पर। और देन प्रिंट DF1 लिखा है हमने विदाउट डबल कोट्स, तो अभी स्ट्रिंग नहीं है, तो DF1 प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से DF2 को प्रिंट कराया गया है। डबल कोट्स में अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर देंगे तो स्ट्रिंग प्रिंट होगी, और अगर हम विदाउट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कि अगर हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। DF2 और DF1 यहाँ पर डेटा फ्रेम के नेम है। डबल कोट्स में जो हम दे रहे हैं तो DF1 और DF2 एज इट इज़ प्रिंट होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है। लेकिन जब हम डबल कोट्स को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पर वो एक वेरिएबल होगा जो एक डेटा फ्रेम है एक्चुअली में, तो डेटा फ्रेम एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर क्या क्या आएगा आपका। सो आउटपुट कुछ आपका इस तरीके से दिखाई देगा। आप देख रहे हैं पहले DF1 प्रिंट होगा, DF1 की वैल्यूज, अब DF1 में क्योंकि सिर्फ एक ही कॉलम है तो उस कॉलम की वैल्यू 1 2 3 प्रिंट हो जाएंगी। 0 1 2 इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट जो डेटा फ्रेम है वो DF2 है, तो पहले तो DF2 लिखा हुआ आएगा क्योंकि हमने मैसेज में प्रिंट कराया था DF2 को। उसके बाद DF2 की वैल्यू, अब यहाँ पर चूँकि एक इनर लिस्ट थी तो एक सिर्फ एक रो क्रिएट होगी, और एक्चुअली 3 कॉलम्स क्रिएट होंगे, हम ऐसे कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 0 1 2 0 से स्टार्टिंग होती है। अगर हम कोई कॉलम नेम पास ना करें, कॉलम्स पैरामीटर वैल्यू का यूज़ ना करें, पैरामीटर का यूज़ ना करें, तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो सेम वैल्यू थी लेकिन रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग था, उसकी वजह से 2 डिफरेंट टाइप्स के डेटा फ्रेम क्रिएट होंगे। अब इसका आंसर कैसे लिखना है आपको ये समझ लीजिए, एग्जाम में अगर आता है तो। First data frame DF1 is created with a 1D list, hence all its values are taken as new row
फॉर डेटा फ्रेम DF1 एंड ओनली वन कॉलम इज़ क्रिएटेड। देखिए जो फर्स्ट डेटा फ्रेम है, अभी हम सिर्फ DF1 की बात कर रहे हैं, वो एक 1D लिस्ट थी, 1 डायमेंशनल लिस्ट थी। अब चूँकि 1 डायमेंशनल लिस्ट थी इसलिए इसकी जितनी वैल्यूज़ होंगी वो एक न्यू रो में मानी जाएंगी, कंसिडर होंगी डेटा फ्रेम DF1 में, तो इसलिए सिर्फ एक कॉलम क्रिएट होगा। लेकिन अगर हम DF2 की बात करें तो ये 2D लिस्ट थी, नेस्टेड लिस्ट थी, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट दे रखी है हमें, ठीक है, तो हम इसको 2 डायमेंशनल लिस्ट ही बोल सकते हैं। तो डेटा फ्रेम DF2 इज क्रिएटेड विद अ 2D लिस्ट वेयर इनर लिस्ट कंटेन वैल्यू 1 2 3। तो इनर लिस्ट के एलिमेंट क्या है 1 2 3, फर्स्ट में भी 1 2 3 थे लेकिन वहाँ पर 1 डायमेंशनल लिस्ट थी, वहाँ कोई नेस्टेड लिस्ट यूज़ नहीं हो रही थी। इस केस में नेस्टेड लिस्ट यूज़ हो रही है। सिंस इनर लिस्ट फॉर्म्स द कॉलम वैल्यू, the 3 columns are formed from the 3 values of the inner list. There is just one inner list, hence one row only. तो देखिए इसके अंदर है क्या कि इनर लिस्ट में आपकी कॉलम वैल्यू से मिलकर फॉर्म हो रही है, तो 3 कॉलम्स आर फॉर्म फ्रॉम द 3 वैल्यूज ऑफ द इनर लिस्ट। तो इनर लिस्ट की चूँकि 3 डिफरेंट वैल्यूज दे रखी तो इसलिए 3 डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट होंगे, ठीक है। एंड देयर इज़ जस्ट वन इनर लिस्ट, हैंस वन रो ओनली। और चूँकि सिर्फ एक ही इनर लिस्ट है और कोई है नहीं, तो फिर हमारी सिर्फ एक रो क्रिएट होगी। तो इसका आंसर, मैं आपको ये बात याद रखनी है, हमारे पास इनर लिस्ट सिर्फ एक है इसलिए एक रो क्रिएट हुआ है, लेकिन उस इनर लिस्ट के एलिमेंट्स 3 हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, इसलिए 3 डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट होंगे। तो इन शॉर्ट हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 डायमेंशनल लिस्ट के थ्रू हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो फिर हमारे जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा उसमें एक ही कॉलम आएगा और सिंगल कॉलम आएगा। लेकिन अगर हम नेस्टेड लिस्ट यूज़ कर रहे हैं या 2 डायमेंशनल लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में फिर लिस्ट के जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं इनर लिस्ट में उतने नंबर ऑफ़ तो कॉलम्स आपके क्रिएट होंगे और जितने नंबर ऑफ़ लिस्ट है इनर लिस्ट है उतनी नंबर ऑफ़ रोज़ क्रिएट होंगी। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गिवन ए डेटा फ्रेम नेमली डेटा एज शोन इन फिगर बिलो, फ्रूट्स नेम आर रो लेवल। तो फ्रूट्स देख सकते हैं डेटा फ्रेम ऑलरेडी दे रखा है हमको, तो डिफरेंट फ्रूट्स नेम दे रखे हैं रो लेवल पर, एप्पल एप्पल, पियर पियर, लाइम। राइट कोड स्टेटमेंट टू फाइंड ऑल रोज विद लेवल एप्पल, एक्सट्रैक्ट ऑल कॉलम्स। तो एप्पल लेवल से हमें सभी रोज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, सभी रोज़ को फाइंड आउट करना है सभी कॉलम्स के लिए, ओके। सेकेंड है क्वेश्चन, लिस्ट ओनली द कॉलम्स काउंट एंड प्राइस यूजिंग LOC। तो हमें सिर्फ काउंट और प्राइस को ही देखना है LOC के थ्रू। और थर्ड है लिस्ट ओनली रोज विद लेवल एप्पल एंड पियर यूजिंग LOC। तो एप्पल और पियर को देखना है LOC के थ्रू। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, LOC एंड ILOC 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं और इसके थ्रू हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंटीजर बेस इंडेक्सिंग है तो ILOC यूज़ करेंगे, तो जो यहाँ है नहीं तो उसका तो यूज़ होगा नहीं। लेकिन अगर इंटीजर बेस इंडेक्सिंग नहीं है, जैसे इस केस में है एप्पल एप्पल, पियर पियर, लाइन से दे रखा है और कॉलम के नेम भी कलर, काउंट, प्राइस दे रखे हैं, तो फिर यहाँ LOC यूज़ होगा। तो LOC से रो और कॉलम को हम एक्सेस कर सकते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और हमको कहा भी गया है कि आपको LOC का यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो पहला पार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि फाइंड ऑल रोज विद लेवल एप्पल। एप्पल जो लेवल है उससे रिलेटेड सभी रोज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 2 रोज़ हैं एप्पल वाली, हम देख सकते हैं। पहली में डेटा है रेड 3 120, सेकंड में ग्रीन 9 110। सो आई थिंक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। देखिए LOC को जब हम यूज़ करते हैं तो पहले तो हमको ये समझना होगा यूज़ कैसे करते हैं। तो पहले तो डेटा फ्रेम का नेम लिखिए आप। अब डेटा फ्रेम का नेम है यहाँ पर डेटा, डॉट लगाइए, डॉट लगाने के बाद LOC लिखिए। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आपको मेंशन करना पड़ता है रो को, कॉमा लगा के कॉलम को। अगर रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर हमें रो या कॉलम किसी की भी, तो हम कॉलन साइन का यूज़ करेंगे और वहाँ हम रेंज बताएंगे कहाँ से लेकर कहाँ तक आप उसे एक्सेस कर रहे हैं, स्टार्ट और एंड पोजीशन बताएंगे। अब हमसे ये कहा गया तो देखिए आप एप्पल रो लेवल को एक्सेस करना है और सभी कॉलम को एक्सेस करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या लिखना होगा आंसर, हमें लिखना होगा डेटा डॉट LOC स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। चूँकि रो एक ही रो है, कोई रेंज नहीं है यहाँ पर, तो कोई रेंज नहीं, तो हम लिखेंगे एप्पल, ओके एप्पल। फिर एप्पल लगाने, एप्पल के बाद फिर हम कॉमा और फिर कॉलन का साइन, और कॉलन के साइन के बाद आपको, कॉलन के साइन से पहले आप देखेंगे कुछ नहीं लिखा हुआ, कॉलन के साइन के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ,
कॉमा लगाने का मतलब है आप रो और कॉलम को सेपरेट कर रहे हैं। तो रो तो आपने मेंशन कर दी कि एप्पल है। अब जो कॉलन का साइन बता रहा है ना, तो इसमें स्टार्ट वैल्यू है, ना ही एंड वैल्यू है, ना ही स्टॉप वैल्यू। इट मीन्स तो इसका मतलब ये है कि सभी कॉलम सेलेक्ट होंगे। तो कॉलम तो सभी सेलेक्ट होंगे पहले, लेकिन रो सिर्फ एप्पल वाली रो सेलेक्ट होगी। ठीक है, एप्पल रो सेलेक्ट होगी। तो यही क्वेश्चन में कहा गया था कि वो रो सेलेक्ट करनी है। हालांकि ऐसे 2 रो डिफरेंट रोज़ थी, तो वो दोनों रो सेलेक्ट हो जाएंगी और कॉलम इस केस में सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट केस के अंदर देखिए, नेक्स्ट केस में कहा गया है कि आपको जो कॉलम सेलेक्ट करने हैं वो काउंट और प्राइस सेलेक्ट करने हैं और रो सभी सेलेक्ट करनी है। तो देखिए, अगर जो कॉलम्स हैं या रो लेवल्स हैं वो आपको कंटिन्यूस हैं, तो आप रेंज के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कॉलन साइन का यूज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी 2 का डिफरेंट कॉलम्स को, 3 डिफरेंट कॉलम्स को जो कंटिन्यूस नहीं है उनको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कॉमा लगा के भी सेपरेट कर सकते हैं। तो इस केस में कहा यह गया कि आपको सभी रो सेलेक्ट करनी, तो हम लिखेंगे डेटा डॉट LOC इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ इंडेक्स लेवल इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पे LOC यूज़ कर रहे हैं। अगर इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग होती तो हम यहाँ ILOC यूज़ करते हैं। तो लिखा हमने डेटा डॉट LOC और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, चूँकि कोई भी हमको रो की अगर हम बात करें तो रो में कुछ भी नहीं दे रखा, आप सभी रो सेलेक्ट करनी है, तो हम स्टार्ट वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे, स्टॉप वैल्यू मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ कॉलम का साइन लगाएंगे। इट मीन्स सभी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और कॉलम देखेंगे, कॉलम कौन कौन सी कॉलम हमसे सेलेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो हमसे 2 डिफरेंट कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कहा गया, एक तो काउंट और एक है प्राइस। तो फिर कॉमा लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर काउंट और प्राइस 2 डिफरेंट कॉलम्स को मेंशन कर देंगे। क्योंकि 2 डिफरेंट कॉलम्स हैं इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या लिस्ट की फॉर्म में पास करने की ज़रूरत है इनको एज ए वैल्यू, तभी ये दोनों कॉलम सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज सेलेक्ट नहीं होंगे। ओके, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको एप्पल और पीयर वाली सभी रो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो कॉलम्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हम क्या काम करेंगे, जैसे हम जानते हैं कि पहले हमको तो रो मेंशन करना होता है, उसके बाद कॉमा लगा के कॉलम मेंशन करना होता है। तो लिखेंगे डेटा डॉट LOC। तो LOC में फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, चूँकि आपके 2 डिफरेंट रोज़ हैं और पहले हम रो को मेंशन करते हैं, तो दोनों डिफरेंट रोज़ के नेम लिखेंगे। पहली रो का नेम है एप्पल, सेकंड का नेम है पीयर। तो एप्पल कॉमा पीयर, मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन है, लिस्ट ओनली रोज़ विद लेवल एप्पल एंड पीयर यूजिंग LOC। तो आपको एप्पल और पीयर की वाली लेवल वाली रोज़ यूज़ करनी है LOC के थ्रू। तो देखिए, बस यही याद रखिएगा कि पहले हम डेटा फ्रेम का नेम लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, उसके बाद LOC और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम रो और कॉमा लगा के फिर कॉलम लिखते हैं। अब रो तो इसमें क्लियर दे रखा है कि एप्पल और पीयर लेवल रोज़ यूज़ करनी है, बाकी कॉलम के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो आप कॉमा लगा के कॉलम लगा के छोड़ सकते हैं, या फिर वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो भी आपका सेलेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आंसर आएगा। ये देखिए, डेटा डॉट LOC एप्पल कॉमा पीयर, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि 2 डिफरेंट रोज़ हैं इसीलिए। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा LOC एट्रीब्यूट का। LOC के ऊपर LOC बहुत इंपॉर्टेंट है, LOC ILOC, और एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसको बोर्ड एग्ज़ाम में आपको। ठीक है, इस बार तो बोर्ड एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में आएंगे टर्म 1 में, तो ये अगर पार्ट रहा टर्म 1 का जो रहेगा, उम्मीद है, तो आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। तो आई होप अभी ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात थी हमारी पाइथन पांडास की। ठीक है, और अब हम देखते हैं थोड़ा सा डेटा विजुलाइजेशन का भी देख लेते हैं। हिस्टोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए आप। तो क्वेश्चन है, गिव द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा, वेट मेजरमेंट फॉर 16 स्मॉल ऑर्डर्स ऑफ फ्रेंच फ्राइज इन ग्राम्स। 16 डेटा दे रखे हैं टोटल ओवरऑल, ये वैल्यू ग्राम्स में दे रखी है आपकी। और क्या कहा गया हमसे, क्रिएट अ सिंपल हिस्टोग्राम फ्रॉम अबव डेटा। फर्स्ट में तो सिंपल हिस्टोग्राम क्रिएट करना है। सेकंड में कहा गया क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम फ्रॉम अबव डेटा, सेकंड में हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम क्रिएट किया गया है, क्रिएट करने के लिए कहा गया है। थर्ड में क्रिएट अ स्टेप वैल्यू ऑफ हिस्टोग्राम फ्रॉम अबव डेटा, ओके। और लास्ट में क्रिएट अ क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम फ्रॉम अबव डेटा। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है।
तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले तो एक सिंपल हिस्टोग्राम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको जो लाइन लिखनी होगी वो इम्पोर्ट matplotlib.pyplot लिखनी होगी। देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, उसका डिफरेंट पार्ट्स दे रखे होते हैं, तो आपको जितने भी पार्ट्स अलग इंडिविजुअली सॉल्व करने हैं, जब भी आप करने जाएं तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आपने पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में आपने कर लिया था तो सेकंड पार्ट में करने की क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है। ये सभी इंडिविजुअल अलग अलग पार्ट हैं, इसका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए जब आप डेटा को हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं तो उसकी कोडिंग अलग करेंगे, जब वर्टिकली आप देखना चाह रहे हैं जैसे इसमें दे भी रखा है तो उसकी कोडिंग अलग होगी। तो कोडिंग जब भी होगी तो आपको उसको एक डिफरेंट पार्ट की तरह ही ट्रीट करना है, एक डिफरेंट क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है और लाइब्रेरी को हर बार इंपोर्ट करना है, एक अलग प्रोग्राम की तरह देखना है उसको। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। हमारे पास ओवरऑल 16 वैल्यू है, इसके लिए हमें हिस्टोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है। और हिस्टोग्राम जैसा हम सब जानते हैं कि हिस्टोग्राम हमेशा ड्रॉ होता है, वो होता है आपका इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो डिफरेंट इंटरवल्स दे रखे होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है पर्टिकुलर इंटरवल में कितनी वैल्यू लाई कर रही है। जैसे 10 to 20 इंटरवल है तो 10 और 20 के बीच में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ लाई कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो जनरली हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंटरवल रखते हैं और वाई एक्सिस के अलॉन्ग फ्रीक्वेंसी रखते हैं, और बार की हाइट फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती है। तो फर्स्ट में तो ये कहा गया सिंपल कि आपको एक सिंपल हिस्टोग्राम बनाना है। तो सिंपल हिस्टोग्राम के लिए हम सब जानते हैं कि सिंपल हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है, ये यूज़ होता है हिस्ट फंक्शन, और ये HIST हिस्ट फंक्शन है आपका matplotlib.pyplot का पार्ट। तो सबसे पहले लाइन जो हमको लिखनी पड़ेगी वो लिखनी पड़ेगी import matplotlib.pyplot। सिंपल हिस्टोग्राम दे रखा है तो डिफरेंट आर्गूमेंट्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वैल्यू को पास कर देंगे तो हमारा हिस्टोग्राम क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं कैसे आइए। ये देखिए सबसे पहले तो आपको लिखना है इम्पोर्ट matplotlib.pyplot एस PLT। matplotlib.pyplot को एक नेम दे दिया आपने PLT। उसके बाद एक लिस्ट ले ली ARY के नेम से और 16 वैल्यूज़ के अंदर पास कर दी एज इट इज़। वैल्यू चेंज नहीं करनी है आपको क्वेश्चन में कुछ भी अपनी तरफ से, ना ही ऑर्डर चेंज करना है, जैसा है एज इट इज़ वैसा रहने देना है। फिर लिखेंगे PLT.hist। अब ये जो हिस्ट फंक्शन है ये matplotlib.pyplot का, और matplotlib.pyplot को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं PLT से, तो हम लिखेंगे यहाँ PLT.hist और फिर हमने डेटा को एज ए वैल्यू पास कर दिया जो है यहाँ पर ARY। तो हमारा हिस्टोग्राम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे PLT.show। एक बार हिस्टोग्राम क्रिएट होने के बाद हमसे फाइनली शो करना चाहते हैं, स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो PLT.show करेंगे तब वो आपका स्क्रीन पर शो होगा। तो ये कोडिंग थी इसकी, आई थिंक समझ में आ चुका होगा। देखिए अदर जो भी आर्गूमेंट्स उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और पैरामीटर्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ कंसिडर होगी। और आपसे कहा भी नहीं गया है तो आपको कुछ अलग से कलर जैसे ले सकते हैं हम, ओरिएंटेशन ले सकते हैं इसका, तो वो सब कुछ नहीं कहा गया है तो वहाँ आपको यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। सेकंड पार्ट में कहा गया तो सेकंड पार्ट में हमको देखना होगा। और सेकंड पार्ट में क्या कहा गया था? सेकंड पार्ट में कहा गया था कि आपको हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। डिफ़ॉल्ट हिस्टोग्राम जो प्लॉट होता है वर्टिकल प्लॉट होता है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है आपकी। लेकिन अगर आपको हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम प्लॉट करना है जैसा कि सेकंड पार्ट में कहा गया, तो उसके लिए आपको पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा। देखते चलिए सेकंड पार्ट। पहले तो इसका आउटपुट देख लीजिए आप, जब से एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। और इसमें आप देखेंगे 10 डिफरेंट ब्लॉक्स बनने हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 10 इंटरवल्स ही बंद होते हैं इसमें। और इंटरवल्स को अगर मेंशन करना है तो बिन्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, BINS बिन्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिन्स की डिफरेंट वैल्यू आपकी 10 डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी 10 होती है, तो 10 डिफरेंट इंटरवल यहाँ पर शो हो रहे हैं। डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है इसलिए ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो फ्रीक्वेंसी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो इंटरवल रिप्रेजेंट हो रहा है, ये देख लीजिए डिफरेंट इंटरवल दे रखे हैं, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स नंबर ऑफ वैल्यू लाई विद इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। तो उस इंटरवल में कितनी वैल्यू लाई कर रही हैं, ये बार की हाइट रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से एक बार चार्ट है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कलर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हो रही है, ठीक है। और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट तो जैसे मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टली प्लॉट होता है तो हॉरिजॉन्टली प्लॉट हो भी रहा है। और डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ इंटरवल्स जो होते हैं, बिन्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, वो 10 हैं होते हैं, तो 10 ही इसके अंदर हो रहा है। अब चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, जिसमें कहा यह गया कि आपको हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। बॉक्स प्लॉट का भी क्वेश्चन देखेंगे आगे। उससे पहले एक बात समझ लीजिए आप, अगर आप बिन्स की वैल्यू को मेंशन करते हैं तो फिर उतने नंबर ऑफ़ इंटरवल्स ही जनरेट होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में तो हमने नहीं किया गया था, तो डिफ़ॉल्ट आपने देखा कि 10 इंटरवल जनरेट हो रहे थे। लेकिन सपोज इसी क्वेश्चन में अगर हम ये लिखते हैं बिन्स इज इक्वल टू 6, तो 6 डिफरेंट इंटरवल्स
इसके अंदर जनरेट होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी उसी के अकॉर्डिंग, देखिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंटरवल्स होंगे तो बार की हाइट उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो अभी जितने कम इंटरवल होगा वैल्यू उसकी अंदर उतनी कम आएंगी इंटरवल के अंदर। जैसे मान लीजिए 10 और 20 के बीच में 6 वैल्यू लाई कर रही है, लेकिन इंटरवल अगर सिर्फ 5 का बना तो 10 और 15 का एक इंटरवल बनेगा, नेक्स्ट इंटरवल 5, 15 और 20 का बनेगा, तो फिर हाइट उतनी कम होती चली जाएगी, आप ये याद रखिएगा। तो अभी इसके अंदर बिन्स लिखा है हमने 6 का मतलब 6 डिफरेंट इंटरवल क्रिएट होंगे। बाकी सब प्रोग्राम पिछली बार की तरह ही है। ARY को एज इट इज़ पास किया है, जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है लिस्ट की फॉर्म में दे रखा है हमने। और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को तो इंपोर्ट करना ही था, तो हमने फर्स्ट लाइन वही लिखी है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट SPLT। नेक्स्ट लिखा है ARY, इसके अंदर 16 डिफरेंट वैल्यूज़ को पास किया है। फिर PLT.hist लिखा है, ARY बिन्स इज इक्वल टू 66, तो 6 डिफरेंट वैल्यूज़ पास की है। फिर लास्ट में देखिए PLT.show डेटा को शो करने के लिए। तो इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। बस इस बार फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि नंबर ऑफ़ इंटरवल्स इस बार कम होंगे एज़ कम्पेयर टू लास्ट वन। लास्ट टाइम कितना था, 10 था, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 होती है बिन्स की। इस बार हमने जो पैरामीटर यूज़ किया बिन्स इज इक्वल टू 6, तो 6 डिफरेंट इंटरवल्स क्रिएट होंगे। देखते हैं, चलिए ये देख सकते हैं आप, आउटपुट देख सकते हैं, ये हिस्टोग्राम ही क्रिएट होगा। ब्लू कलर अभी ब्लू बनाया हुआ है क्योंकि हमने कलर चेंज नहीं किया। डिफ़ॉल्ट कलर आपका ब्लू होता है, डिफ़ॉल्ट कलर भी ब्लू होता है और डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन भी आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है, सॉरी डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन वर्टिकल होता है। तो अभी तो हमने ओरिएंटेशन तो चेंज ही नहीं किया इसका, तो डिफ़ॉल्ट आप देख ही रहे हैं, वर्टिकल आ ही रहा है, कलर ब्लू आ ही रहा है। बिन्स इस बार 6 किए थे तो 6 डिफरेंट इंटरवल है, आप इजीली काउंट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने बिन्स की वैल्यू को नहीं दिया था तो डिफ़ॉल्ट 10 होती थी, तो 10 डिफरेंट इंटरवल्स शो हो रहे थे। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में ये कहा गया है कि आपको हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम क्रिएट करना है इस डेटा के लिए जो डेटा दे रखा है आपको। तो हिस्टोग्राम तो अगेन वैसे ही प्लॉट होगा, हिस्ट फंक्शन की हेल्प से प्लॉट होगा, लेकिन चूंकि आपको इस बार जो प्लॉट करना है वो हॉरिजॉन्टल प्लॉट करना है, तो इस बार आपको पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन की वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वर्टिकल होती है। अगर आप हॉरिजॉन्टल देते हैं तो फिर हॉरिजॉन्टली हिस्टोग्राम प्लॉट होगा, और अगर कुछ नहीं देते तो वर्टिकली प्लॉट होगा, और ओरिएंटेशन इज इक्वल टू वर्टिकल देते हैं तभी वर्टिकली प्लॉट होगा। तो वर्टिकल जो वैल्यू है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। अभी लेकिन हमसे कहा यह गया कि आपको हॉरिजॉन्टली हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब PLT, एरे ले लिया, देन PLT.hist ARY ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, तो ओरिएंटेशन आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा इसमें, देन PLT.show, तो ये शो हो जाएगा आपका स्क्रीन पर, आपको हिस्टोग्राम दिखाई देगा। हमने बिन्स भी यूज़ नहीं किया, कलर भी यूज़ नहीं किया, तो वो सब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रहेंगी। टोटल नंबर ऑफ बिन्स 10 रहते हैं। बस इस बार चेंज जो होगा वो आपका होगा कि हॉरिजॉन्टली प्लॉट होगा। कैसे प्लॉट होगा चलिए दिखा देते हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ बिन्स आपके 10 रहेंगे, इंटरवल्स 10 रहेंगे, और कलर अगेन ब्लू ही रहेगा क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कलर है। ये देखिए आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और इस तरीके का आउटपुट इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ बिन्स आपने कितने दे रखे हैं, नहीं दे रखे। एक्चुअली 10 होती डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो इसलिए 10 आ रहे हैं, और ओरिएंटेशन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल मेंशन कर रखा है। तो ओरिएंटेशन जब कभी भी आप हॉरिजॉन्टल मेंशन करेंगे तो फिर याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टली ही प्लॉट होगा, जैसे इस केस में प्लॉट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा, वेट मेजरमेंट फॉर 18 स्मॉल ऑर्डर्स फॉर फ्रेंच फ्राइजेस इन ग्राम्स। ओके, तो डेटा तो वही है। इस बार स्टेप टाइप ऑफ हिस्टोग्राम स्टेप टाइप ऑफ हिस्टोग्राम क्रिएट करने के लिए बोला गया है। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है ना हिस्टोग्राम की, वो बार होती है, तो बार की फॉर्म में अब रिप्रेजेंटेशन होता भी है, लेकिन इसके डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। जैसे इस केस में हमसे कहा गया है कि आपका स्टेप टाइप जो लेना है हिस्टोग्राम का, स्टेप टाइप हिस्टोग्राम क्रिएट करना है आपको, तो उसके लिए एक पैरामीटर होता है जिसे बोलते हैं हिस्ट टाइप, ठीक है। तो आप हिस्ट टाइप इज इक्वल टू लिखेंगे जब स्टेप, तो स्टेप टाइप का हिस्टोग्राम प्लॉट होगा। तो रिमेनिंग जो अदर प्रोग्राम का पार्ट था वो तो सेम रहेगा, जैसे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना ही करना है, एरे को एक लिस्ट ले ली हमने ARY के नेम से, तो इसके एलिमेंट को जैसे भी एलिमेंट दे रखे हैं वो डिक्लेयर करना ही करना है। थर्ड लाइन के अंदर हमने एक हिस्टोग्राम बनाना है हमको, तो हम लिखेंगे PLT.hist और ब्रैकेट में लिखेंगे ARY कॉमा हिस्ट टाइप इज इक्वल टू स्टेप, ठीक है, और लास्ट PLT.show, तो इससे फिर शो हो जाएगा आपका ग्राफ स्क्रीन पर विजिबल होगा कम्प्लीटली। चलिए देखते हैं कैसे होगा।
एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपने, सिर्फ इसमें ये कहा गया है को स्टेप टाइप हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। तो पैरामीटर यूज़ करेंगे हिस्ट टाइप और वैल्यू दे देंगे स्टेप, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इसकी बात, हिस्ट टाइप का हिस्टोग्राम प्लॉट हो जाएगा। बाकी सभी एज ए पार्ट प्रोग्राम का एज इट इज़ रहेगा जैसे पहले था। देखते हैं प्रोग्राम किस तरीके से शो होता है। ये देखिए ये स्टेप टाइप है, ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, इसे स्टेप टाइप बोलते हैं, स्टेप टाइप ऑफ हिस्टोग्राम है ये। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। कहा गया क्रिएट ए क्यूमुलेटिव हिस्टोग्राम फ्रॉम एवर डेटा। क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है? क्यूमुलेटिव का मतलब है प्रीवियस वैल्यू जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी और ऐड होती हुई जाती हैं, हिस्टोग्राम उसके अकॉर्डिंग क्रिएट होता हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्यूमुलेटिव एक पैरामीटर होता है जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हटा के इसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे, बूलियन वैल्यू ले सकते हैं या तो ट्रू या फॉल्स। तो अगर आप ट्रू लोगे इसके अंदर तो क्या होगा कि इसमें फिर आपका क्यूमुलेटिव फैमिना में ये ग्राफ ड्रॉ होगा। तो प्रोग्राम के जो अदर पार्ट है उनको तो एज इट इज़ रखते हैं, जैसे इंपोर्ट मैटप्लॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी एज इट इज़ रहेगा। एक लिस्ट ले ली, लिस्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए, पीएलटी डॉट हिस्ट लिखा, ARY क्यूमुलेटिव इक्वल टू ट्रू लिख दिया आपने, तो वो तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट देखते पीएलटी डॉट शो। तो पीएलटी डॉट शो करेंगे तो फिर यहाँ पर हमारा ग्राफ शो हो जाएगा क्यूमुलेटिव मैनर में। तो आउटपुट कैसा आएगा, चला थोड़ा आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए अब आउटपुट किस ऐसा आएगा, आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको कि प्रीवियस वैल्यू ऐड होती चली जाती है। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब क्यूमुलेटिव इज इक्वल टू ट्रू लेते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। हिस्टोग्राम ही प्लॉट करने के लिए कहा गया है, लेकिन इस बार क्या कहा गया है, इस बार कहा गया है कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नेम देने हैं। पहला तो ये बताया गया है, टाइटल देना है, कलर येलो करना है, डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू था अभी तक आप देख ही रहे थे, और एज कलर भी चेंज कर देना है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट मैटप्लॉट डॉट पाईप्लॉट एसपीएलटी, ठीक। उसके बाद लिस्ट लेंगे, लिस्ट का नाम दे दिए ARY, डिफरेंट एलिमेंट को पास कर दिए लिस्ट के अंदर एज ए वैल्यू। हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए हिस्ट फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लिखेंगे PLT डॉट हिस्ट, डेटा पास कर दिए ARY, कलर इस बार येलो लेना है, नहीं लेंगे तो ब्लू कलर आएगा डिफ़ॉल्ट, तो हम लिखेंगे कॉमा कलर इज इक्वल टू वाई। तो जैसे हम जानते हैं कि कलर कैरेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो वाई कैरेक्टर येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो कलर इज इक्वल टू वाई लिखने से येलो कलर का हिस्टोग्राम प्लॉट होगा। और कहा यह गया है कि एज कलर भी रेड होना चाहिए, तो उसके लिए पैरामीटर है एज कलर, तो हम लिखेंगे कॉमा एज कलर इज इक्वल टू आर रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या होगा कि आपका हिस्टोग्राम प्लॉट हो जाएगा जिसका कलर येलो होगा, एज कलर आपका रेड होगा, और ये जो लिस्ट दे रखी है ARY के नेम से, इसके एलिमेंट के अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम प्लॉट हो जाएगा। बिन्स नहीं दे रखा तो टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स इस केस में बनेंगे 10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमसे कहा गया था कि एक्स एक्सिस का नेम देना है, तो उसके लिए फंक्शन यूज़ होता है एक्स लेवल, तो हम लिखेंगे PLT डॉट एक्स लेवल। तो एक्स एक्सिस का नेम दे दिया हमने एक्स एक्सिस, तो लिखेंगे PLT डॉट एक्स लेवल और पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में एक्स एक्सिस। इसी तरीके से कहा गया वाई एक्सिस का नेम देना है, तो फंक्शन का नेम यूज़ होगा वाई लेवल, तो हम लिखेंगे PLT डॉट वाई लेवल और पेरेंथेसिस में लिखेंगे हम वाई एक्सिस। नेक्स्ट हमको टाइटल देना है, तो टाइटल देने के लिए फंक्शन का नेम है टाइटल, तो हम लिखेंगे PLT डॉट टाइटल, क्योंकि मैटप्लॉट और पाईप्लॉट का ही फंक्शन है, तो PLT डॉट टाइटल और पेरेंथेसिस में अंदर डबल कोट्स में हम हिस्टोग्राम लिख देंगे जो कि आपका टाइटल होगा इसका। लास्ट करेंगे PLT डॉट शो, तो PLT डॉट शो करने से आपका क्या हो जाएगा, ये शो हो जाएगा, आपका स्क्रीन पर दिखाई देगा और इस तरीके से दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट इसका, देख सकते हैं ये इसका आउटपुट है, क्लियरली पता चल रहा है येलो कलर का है, टोटल नंबर ऑफ इंटरवल 10 है जो डिफ़ॉल्ट है, और एज कलर रेड क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस का नेम देख सकते हैं, एक्स एक्सिस लिखा हुआ आ रहा है, वाई एक्सिस के अलग नेम लिखा आ रहा है वाई एक्सिस, टाइटल ग्राफ का हिस्टोग्राम लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ टाइटल फंक्शन यूज़ किया था। एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस के लिए हमने एक्स लेवल फंक्शन यूज़ किया था, वाई एक्सिस के लिए हमने वाई लेवल फंक्शन यूज़ किया था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अभी आपको थोड़ा सा एक होमवर्क दे देते हैं, आप इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, अगर हो जाए तो आपसे। एक क्वेश्चन है बॉक्स प्लॉट का, डेटा दे रखा है, आपको हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना है, वर्टिकल बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना है, मीन्स को शो करना है, और बॉक्स प्लॉट को क्रिएट करना है विदाउट बॉक्स। तो 4 पार्ट्स हैं इसके, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। तो बॉक्स प्लॉट हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आई होप आप सभी इसको कर लेंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा आप जानते हैं कि ये मंडे से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।